आखिर कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन ही क्यों रखा गया? कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचा तब उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब, क्यों और किसके द्वारा मनाई गई थी? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव हुआ था। उस आम चुनाव में 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी, अर्थात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली बने। उसके बाद 14 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात ब्रिटिश संसद में यह घोषणा किया कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसी कारण से भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रियों का 3 सदस्यों वाली एक मिशन को भारत भेजा गया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। और भारत में सर्वप्रथम कहां, मतलब भारत में कहां पहुंचा? तो यह दिल्ली पहुंचा था। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जो कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था तो इसके कारण क्या थे और इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन ही क्यों रखा गया। तो सबसे पहले कारण के बारे में समझते हैं कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का कारण था कि भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से, जिस संवैधानिक गतिरोध को दूर करने का प्रयास इससे पहले गोलमेज सम्मेलन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, इन सभी के द्वारा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इन सभी के द्वारा भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर नहीं किया जा सका। और तब जाकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंत में इस कैबिनेट मिशन को संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए भेजा गया। संवैधानिक गतिरोध अर्थात संविधान के निर्माण के लिए जो गतिरोध चल रहा था, तो उसी गतिरोध को दूर करने के लिए। यह तो था कारण। अब बात करते हैं कि इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन ही क्यों पड़ा। क्योंकि आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे कि किसी भी मिशन का नाम, मतलब ज़्यादातर मिशन का नाम उसके अध्यक्ष के नाम पर रखा जाता है। और इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। लेकिन फिर भी उनके नाम पर इस मिशन का नाम नहीं रखा गया। तो आइए इसे समझते हैं। तो चूंकि इस कैबिनेट मिशन में कैबिनेट मंत्रियों का 3 सदस्य थे, यानी इस मिशन में जो 3 सदस्य थे वह तीनों सदस्य कैबिनेट मंत्री थे, ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। तो इसी वजह से, यानी कैबिनेट मंत्रियों का 3 सदस्यों वाला यह मिशन होने के वजह से इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इस कैबिनेट मिशन के कौन कौन से सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन? तो एक लॉर्ड
पैंथिक लॉरेंस, जो इस मिशन के अध्यक्ष थे। दूसरा सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा सदस्य एवी अलेक्जेंडर थे। अब बात करते हैं कि चूंकि ये तीनों सदस्य कैबिनेट मंत्री थे, तो आइए बात करते हैं कि इन तीनों के पास उस समय कौन कौन से विभाग थे। तो अगर हम लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस की बात करें तो वो उस समय भारत सचिव थे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो भारत मंत्री थे। फिर बात करें कि स्टेफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। तो यही थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। अब अगर हम बात करें कि इस कैबिनेट मिशन का नेतृत्व या कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने किया था। यहाँ देखिए अध्यक्ष लिखा हुआ था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में या फिर उसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। फिर हम बात करते हैं कि इसे दूसरे शब्दों में भी आपको कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा मिशन भारत पहुंचा था, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा मिशन भारत आया था। तो वह कौन सा मिशन भारत आया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो वह कैबिनेट मिशन आया था। क्यों? क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, जबकि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जब कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड वेवेल थे। कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्हें मौलाना आज़ाद भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि जब यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, तब इस मिशन ने भारत में रहकर कार्य किया और फिर 16 मई 1946 ईस्वी को इस मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत किया, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा, तो वह होगा 24 मार्च 1946। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तुत किया गया या कब प्रभाव में आया, तो वह होगा 16 मई 1946 को। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं कि इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले प्रावधान के बारे में अगर हम बात करें, इस योजना ने अर्थात इस योजना के द्वारा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। यानी मुस्लिम लीग के द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी, लेकिन इस योजना के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। फिर बात करते हैं दूसरे प्रावधान के बारे में, तो वह था कि इस योजना के द्वारा संघीय सरकार की सिफारिश की गई थी, यानी संघीय सरकार की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी, और इस संघीय सरकार का निर्माण ब्रिटिश प्रांतों, कमिश्नरियों और देसी रियासतों को मिलाकर किया जाना था। फिर बात करते हैं अगले प्रावधान के बारे में, तो वह था कि इस योजना के द्वारा प्रांतीय समूहीकरण के प्रस्ताव को रखा गया था। तो यह प्रांतीय समूहीकरण क्या था, इसका मतलब क्या होता है, तो प्रांतीय समूहीकरण कहने का मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश प्रांतों का 3 समूहों में विभाजन करना। ब्रिटिश प्रांत कितने थे, तो ब्रिटिश प्रांत 11 थे, अर्थात 11 ब्रिटिश प्रांतों का 3 समूहों में विभाजन करना। या फिर यहाँ पर यह दूसरा शब्द भी लिखा जा सकता है कि ब्रिटिश प्रांतीय विधानसभाओं का
तीन समूहों में विभाजन करना। तो दोनों शब्द एक ही है, चाहे ब्रिटिश प्रांतों का तीन समूहों में विभाजन बोले या ब्रिटिश प्रांतीय विधानसभाओं का तीन समूहों में विभाजन, यह दोनों शब्द एक ही है। अब बात करते हैं कि जिस 11 ब्रिटिश प्रांतों का तीन समूहों में विभाजन किया गया था वह तीन समूह कौन कौन से थे और उन तीनों समूहों में किन किन प्रांतों को रखा गया था, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात, ब्रिटिश प्रांतों को जिन तीन समूहों में विभाजन किया गया था तो वह तीन समूह थे। एक का नाम था समूह को, दूसरे का नाम था समूह खो और तीसरे का नाम था समूह गो। इसके जगह पे क ख ग के जगह पे आपको ओ बो और सो भी लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि समूह क के बारे में। तो इसके अंतर्गत 11 ब्रिटिश प्रांतों में से किन किन प्रांतों को रखा गया था? तो इसमें 6 प्रांतों को रखा गया था। कौन कौन? एक बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बंबई, चौथा मद्रास, पांचवा मध्य प्रांत और छठा संयुक्त प्रांत। इन 6 प्रांतों को समूह क में रखा गया था और यह समूह क के जो प्रांत थे वह हिंदू बहुसंख्यक प्रांत थे, यानी इसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। फिर बात करते हैं समूह ख के बारे में। तो इसके अंतर्गत 3 प्रांतों को रखा गया था। कौन कौन? एक पंजाब, दूसरा सिंध और तीसरा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। और यह जो समूह ख थे वह मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत थे, मुस्लिम बहुसंख्यक समूह थे, यानी यहां पर मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। फिर बात करते हैं समूह ग के बारे में। इसमें किन किन प्रांतों को रखा गया था? तो इसमें 2 प्रांतों को रखा गया था, एक बंगाल और दूसरा असम। और यह समूह ग भी जो था यह भी मुस्लिम बहुसंख्यक समूह था, अर्थात यहां पर भी इस समूह में भी मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। तो इस तरह से आप देखें कि जिस 11 ब्रिटिश प्रांतों को 3 समूहों में विभाजित किया गया था वह 11 ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से थे और वह 3 समूह का नाम क्या क्या था। तो क ख ग के जगह पे अ ब और स भी रखा जा सकता है इसका नाम। फिर बात करते हैं कि इस योजना के द्वारा अगले प्रावधान के बारे में। तो अगला प्रावधान था कि प्रत्येक प्रांत को पृथक पृथक अर्थात अलग अलग कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। और इसके साथ साथ प्रत्येक समूह को अपने अधीन पड़ने वाले प्रांतीय विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार भी प्रदान किया गया था। कहने का मतलब यह हुआ कि अब अगर हम बात करें समूह क के बारे में तो इस समूह क को यानी इसके अंतर्गत जो भी प्रांत थे, इन प्रांतों से रिलेटेड जो भी प्रांतीय विषय थे उस प्रांतीय विषय पर निर्णय लेने का अधिकार समूह क को था, जबकि समूह ख को जो है अपने अंदर पड़ने वाले प्रांतीय विषय पर किसी भी तरह का निर्णय लेने का अधिकार था। और उसी तरह से फिर सेम अधिकार समूह ग को भी दिया गया था। तो यही था इसका मतलब कि प्रत्येक प्रांत को अलग अलग कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने का अधिकार था और उस प्रत्येक समूह को अपने अंदर पड़ने वाले प्रांतीय विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार था। फिर बात करते हैं अगले प्रावधान के बारे में। तो इस योजना के द्वारा जो अगला प्रावधान था वह था कि भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था स्थापित करना। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि 3 स्तर पर शासन व्यवस्था को स्थापित करना। और वह 3 स्तर कौन कौन से थे? तो इसका मतलब यह हुआ कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का केंद्रीय, प्रांतीय एवं समूह स्तरों में विभाजन करना। यही था भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को स्थापित करना। और यह प्रावधान किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। फिर बात करते हैं अगले प्रावधान के बारे में। अगला प्रावधान है कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारत के संविधान निर्माण के लिए
एक संविधान सभा का गठन करने की बात कही गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था, तो वह कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। तो जब संविधान सभा के गठन की बात आई तो आइए इस सभा के अंतर्गत इस योजना के द्वारा और कौन कौन सी बातें रखी गई थी, कौन कौन सी प्रावधान किया गया था, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए पॉइंट अब क्या है कि संविधान सभा के लिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन, और इसी के अंतर्गत इस योजना के द्वारा हम लोग 5 बातों को समझेंगे संविधान सभा के गठन के अंतर्गत। तो बात, और यह सभी 5 बातें जो कही गई थी वह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही कही गई थी। तो चलिए बात करते हैं कि संविधान सभा का जो गठन करने की बात कही गई थी इस योजना के अंतर्गत, तो इसमें पहला पॉइंट है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी, तो 389 होनी थी। यानी प्रस्तावित संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, और उस 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होते, जबकि 4 सदस्य मुख्य आयुक्त के प्रांतों से चुने जाते। मुख्य आयुक्त के प्रांत कहने का मतलब चीफ कमिश्नरियों के प्रांत। यहाँ देखिए कमिश्नरी लिखा हुआ था, तो चीफ कमिश्नरी को ही मुख्य आयुक्त कहा जाता है। तो 4 सदस्य जो है वह मुख्य आयुक्त के प्रांतों से लिए जाते, चुने जाते, जबकि 93 सदस्य वह देसी रियासतों से चुने जाते हैं। यह जो ब्रिटिश प्रांत, यानी ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य और मुख्य आयुक्त के प्रांत से 4 सदस्य जो लिए जाते, तो इन ब्रिटिश प्रांत और मुख्य आयुक्त के प्रांत को मिलाकर ब्रिटिश भारत कहा जाता है। अब अगर कहीं पर भी ब्रिटिश भारत बोला जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत और मुख्य आयुक्त के प्रांत दोनों शामिल होंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि प्रत्येक प्रांतों और देसी रियासतों को सीटें आवंटित जो की जाती वह जनसंख्या के अनुपात पर की जाती। अर्थात हम सरल शब्दों में कहें तो 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीटें आवंटित की जाती। फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, वह है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव या फिर निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाना था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिएगा कि क्या है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव या निर्वाचन, या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव या संविधान सभा का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। किसके द्वारा, तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो हुआ था वह भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। कहने का मतलब यह हुआ कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अब फिर बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। यह सीमित मताधिकार क्या है, और सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सीमित मताधिकार का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सीमित मताधिकार का प्रावधान किया गया था। अर्थात कर, संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसका मतलब यह हुआ कि सभी मतदाताओं को, सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्रदान नहीं था। केवल कर, संपत्ति एवं
शिक्षा के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर लोगों को मत देने का अधिकार था। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। और यह प्रावधान अर्थात सीमित मताधिकार का जो प्रावधान किया गया था वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो वही बात है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया जाना था। मतलब संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो संपन्न की जाती वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के 6वीं अनुसूची के आधार पर की जाती, जिसमें कर, संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर सिर्फ मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि वह है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किए जाने की बात कही गई थी। यानी एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर समानुपातिक या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना था। यह समानुपातिक या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, तो आइए इसे समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कोई प्रांत है, ठीक है, वो जितने भी प्रांत अभी हम लोग पढ़े, तो मान लीजिए उसमें से किसी एक प्रांत को ले लेते हैं और उस प्रांत में कितनी विधानसभा सदस्य हैं या कितनी विधानसभा सीटें हैं और उस प्रांत में कुल जनसंख्या कितनी है, तो जब उसी दोनों का अनुपात निकाला जाता है तो उसे ही कहा जाता है समानुपातिक या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। और उसी आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना था। तो यह तो था चुनाव से संबंधित बातें। अब बात करते हैं कि यह जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता या निर्वाचन किया जाता, तो वह सभी के सभी 389 सदस्यों का चयन निर्वाचन के आधार पर नहीं किया जाना था, बल्कि इनमें से यानी 389 सदस्यों में से सिर्फ ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का चयन व निर्वाचन के आधार पर किए जाने की बात कही गई थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन निर्वाचन के आधार पर नहीं होना था, सिर्फ ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का ही चयन वह निर्वाचन के आधार पर होती। इसका मतलब यह था कि यह जो थर्ड पॉइंट में जितनी भी बातें अभी हम लोग पढ़े, तो वह सिर्फ ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के लिए ही यह प्रावधान था, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए यह प्रावधान नहीं था। और उन ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के लिए जो निर्वाचन होता, तो उसे 3 समुदाय में विभाजित किया गया था, अर्थात निर्वाचक मंडल में 3 समुदाय को शामिल किया गया था। और वह 3 समुदाय कौन कौन से थे, तो एक मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य। सामान्य के अंतर्गत हिंदू, पारसी, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी को रखा गया था। और इस संविधान सभा के गठन में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व किया गया था, यानी महिलाओं की भी भागीदारी थी। अब बात करते हैं कि यह जो निर्वाचक मंडल में 3 समुदाय के आधार पर जो वोट देने की प्रावधान किया गया था, तो आइए इन बातों को समझते हैं। तो इसका मतलब यह है कि समुदाय के आधार पर जो मत दिया जाता, मतदान किया जाता, तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा में अगर मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि होते, तो उस मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि को मत कौन देते, तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी ही मुस्लिम समुदाय के मतदाता ही उन्हें वोट करते। कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि यह 296 सीटों, इस सदस्यों के लिए 296 सीटों के लिए चुनाव संपन्न होना था, ठीक है। अब इस 296 सीटों में से कोई प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय के होते, ठीक है। तब उस मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी को वोट कौन देते, तो केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही इस प्रांतीय
विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के लोग ही उन्हें सिर्फ वोट करते हैं। उसी तरह से अगर कोई सिख समुदाय के प्रत्याशी संविधान सभा के लिए खड़े हो रहे हैं तो उन्हें प्रांतीय विधानसभा में सिर्फ सिख समुदाय के लोग ही वोट करते, और उसी तरह से फिर सामान्य के लिए भी बातें कही गई थी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, कि अगला पॉइंट है कि वह देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन निर्वाचन के आधार पर नहीं किया जाना था। अभी हम लोग इसे समझे भी कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन निर्वाचन के आधार पर नहीं बल्कि रियासत के राजाओं द्वारा किया जाना था, अर्थात उन रियासत के राजाओं द्वारा उन्हें मनोनीत किया जाता। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि यह जो निर्वाचन की जो बात की गई थी, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो बात की गई थी, वह सिर्फ ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया की गई थी, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो होता तो उन रियासत के राजाओं द्वारा होता, अर्थात रियासत के राजाओं द्वारा उन्हें मनोनीत किया जाता। तो जब इस तरह का प्रावधान किया गया था, अर्थात ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का चयन निर्वाचन के द्वारा और जबकि देशी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन मनोनयन के द्वारा होता, तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जिस कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाता तो वह संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। अब बात करते हैं अगले प्रावधान के बारे में। यह तो संविधान सभा से रिलेटेड यह प्रावधान सभी खत्म हो गया, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा एक और भी प्रावधान किया गया था। वह प्रावधान यह था कि वायसराय की यानी भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद या फिर जिसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कहा जाता है, तो वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन कर भारतीय सदस्यों वाली एक अंतरिम सरकार या अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करना, यह भी किसके द्वारा प्रावधान किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय सदस्यों वाली एक अंतरिम सरकार या एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करना और उसमें सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास होते, चाहे वह रक्षा विभाग हो, चाहे वह विदेशी विभाग हो, विदेशी मामले हो, चाहे वह शिक्षा मामले हो, यानी सभी के सभी विभाग, जितने भी मंत्रालय के विभाग होते वह सभी भारतीय नेताओं के पास होते। तो यह तो था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किए गए प्रावधान। लेकिन इस योजना को यानी कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने बहुत ही अनिच्छा के साथ इसे स्वीकार किया। आखिर क्या कारण था कि दोनों ने इस योजना को बहुत ही अनिच्छा से स्वीकार किया? आखिर इच्छा से क्यों नहीं स्वीकार किया? तो आइए इसके कारण को समझते हैं कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की कैबिनेट मिशन योजना पर क्या क्या आपत्तियां थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के आपत्तियों के बारे में। तो कांग्रेस की इस योजना पर दो आपत्तियां थी। एक कि कांग्रेस का कहना था कि प्रांतीय समूहीकरण अनिवार्य नहीं होना चाहिए। जिस प्रांतीय समूहीकरण की बात कही गई थी इस योजना के अंतर्गत, तो आखिर क्यों इस पर कांग्रेस की आपत्तियां थी कि प्रांतीय समूहीकरण अनिवार्य नहीं होना चाहिए? क्योंकि यह जो प्रांतीय समूहीकरण था वह प्रांतीय स्वायत्तता सिद्धांत के विपरीत था, प्रांतीय स्वतंत्रता सिद्धांत के वह विपरीत था। दूसरी आपत्तियां क्या थी कांग्रेस की? दूसरी आपत्तियां थी कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन राजाओं के द्वारा मनोनीत नहीं किया जाना चाहिए, यानी रियासतों के राजाओं द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन भी वह निर्वाचन के आधार पर किया जाना चाहिए। तो यह तो था कांग्रेस की इस योजना पर दो आपत्तियां। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग के बारे में कि मुस्लिम लीग की क्या आपत्तियां थी। एक आपत्तियां थी
कि उनके द्वारा पाकिस्तान की मांग जो थी उसे अस्वीकार कर दिया गया था। पहली आपत्तियां वह थी, और दूसरी आपत्तियां यह थी कि मुस्लिम लीग का यह कहना था कि समूह ख और समूह ग, इन दोनों समूहों का प्रांतीय समूहीकरण अनिवार्य होना चाहिए। यानी इन दोनों समूहों के लिए प्रांतीय समूहीकरण अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग का यह मानना था कि अगर इन दोनों समूहों के लिए प्रांतीय समूहीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा, तब कैबिनेट मिशन योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानने से इनकार कर देगा, और तब जाकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंतरिम सरकार के गठन के लिए मुस्लिम लीग को आमंत्रित किया जाएगा। तो यही कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की इस योजना पर आपत्तियां थी। लेकिन आपत्तियां होने के बावजूद कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने दोनों ही बहुत ही अनिच्छा से इस योजना को स्वीकार किया। तो अगर हम बात करें योजना की स्वीकार्यता के बारे में, तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को 6 जून 1946 को स्वीकार किया, जबकि कांग्रेस ने इस योजना को 24 जून 1946 को स्वीकार किया। लेकिन इन दोनों ने तो बहुत ही अनिच्छा के साथ इस योजना को स्वीकार किया, लेकिन उस समय एक ऐसे भी कांग्रेसी नेता थे जो इस कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे, और वह कौन थे? तो वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी का कहना था, यानी इस योजना के पक्ष में पूरी तरह से कौन से कांग्रेसी नेता थे? तो वह महात्मा गांधी थे। आखिर क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि उस समय के परिस्थितियों के संदर्भ में यह योजना अब तक की सभी योजनाओं में से सबसे उत्कृष्ट योजना थी, सबसे अच्छी योजना थी। इस योजना में ऐसे बीज थे जिनसे भारत दुख की मारी भूमि यातना से स्वतंत्र हो सकती थी। तो यह गांधी जी का मानना था, और इसी वजह से गांधी जी उस समय इस कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। फिर बात करते हैं कि जब दोनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, तब जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ, और फिर 10 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि प्रांतीय समूहीकरण अनिवार्य नहीं होगा। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने 10 जुलाई 1946 को यह घोषणा किया कि समूह ख और समूह ग के प्रांत वह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं असम सीमा प्रांत, ये असम समूहीकरण से वो राज्य अलग हो सकते हैं। कहने का मतलब यह था कि 10 जुलाई 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं होगा, अर्थात समूह ख और समूह ग के जो राज्य थे वह उस समूह से अलग भी हो सकते हैं। और तब जाकर क्या था कि जवाहरलाल नेहरू के प्रत्युत्तर में, यानी जवाब में, मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को इस कैबिनेट मिशन योजना को मानने से इनकार कर दिया। किसके प्रत्युत्तर में? तो जवाहरलाल नेहरू के प्रत्युत्तर में, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कर दिया कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं होगा और समूह ख और ग के राज्य जो है उस समूह से अलग भी हो सकते हैं। तो उसी के जवाब में 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग इस कैबिनेट मिशन योजना को मानने से इनकार कर दिया, और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। अब बात करते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में अगर बात करें तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसे सीधी कार्यवाही दिवस भी कहा जाता है और इसे ही इंग्लिश में डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा जाता है। तो यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था।
क्यों मनाया गया था? क्योंकि 10 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं होगा, तो उसी के जवाब में इन लोगों ने, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इसी वजह से 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अर्थात इस आधार पर, यानी इसके द्वारा जो है भारत के कई सारे हिस्सों में जो है भारी नरसंहार हुए, भारी दंगे हुए। और इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से जो प्रभावित क्षेत्र थे भारत के, तो वो कौन कौन से थे? तो नोआखली जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था, कलकत्ता, सिलहट बिहार, गढ़मुक्तेश्वर जो यूपी का क्षेत्र था, और त्रिपुरा। यानी इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से ये सभी प्रभावित क्षेत्र थे। नोआखली और सिलहट की बात करें तो यह वर्तमान में अभी बांग्लादेश में पड़ता है। बात करते हैं कि मतलब ये सभी प्रभावित क्षेत्र थे। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की जो मुख्य केंद्र कौन सा था, यानी इस दिवस का मुख्य केंद्र कौन था, तो वह था नोआखली। यानी यह जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, तो इसके द्वारा भारी नरसंहार हुआ और उसमें लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। और उन सभी में से, उन सभी प्रभावित क्षेत्रों में से जो सबसे मुख्य केंद्र था वह नोआखली था। पूर्वी बंगाल का नोआखली क्षेत्र था। जब यह दिवस मनाया गया तो उस समय बंगाल में किसकी सरकार थी? तो बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। क्योंकि 1946 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के आधार पर बंगाल में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाया था। और बंगाल के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हुसैन शहीद सुहरावर्दी थे, यानी HS सुहरावर्दी थे, और वहां पर मुस्लिम लीग की सरकार थी। तो इस दिवस के द्वारा जो नरसंहार हुआ उसका मुख्य केंद्र नोआखली था। और नोआखली नरसंहार ने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया और गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता को भारी धक्का पहुंचा था। तब क्या हुआ कि जब नोआखली में भारी नरसंहार हुआ, तब गांधी जी ने दिल्ली से नोआखली जाने का निर्णय किया। और नोआखली पहुंचकर गांधी जी वहाँ पर अनशन किए, और उनके अनशन करने के बाद जो है नोआखली में यह नरसंहार समाप्त हुआ। गांधी जी के इन कार्यों को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जो कार्य 50,000 हथियारबंद सैनिक नहीं कर सकते थे, उस कार्य को अकेले गांधी जी ने कर दिखाया। और वास्तव में गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स है। तो यह कथन किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। अब बात करते हैं कि इस घटना के बारे में पेंडरल मून ने अपनी पुस्तक डिवाइड एंड क्विट नामक पुस्तक में इस घटना का उल्लेख किया है। और इस घटना के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि इस घटना से लगभग 1,80,000 लोग मारे गए, लेकिन वास्तव में लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। तो यह तो था कैबिनेट मिशन, आज हम लोगों का समाप्त हुआ। थैंक यू।